रिलीज करतो. जो कंप्रेसिव्ह लोडला रिलीज करतो असा जो मेंबर असतो त्याला आपण कंप्रेशन लोड म्हणतो. ठीक आहे. जसं की कॉलम जर बघायला गेलो तर कॉलमवरती येणारा हा जो लोड आहे या लोडमुळे याच्या आतमध्ये कंप्रेसिव्ह स्ट्रेसेस तयार होतात प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरियामध्ये. सो देअरफॉर आपण बोलतो की कॉलम हा कंप्रेसिव्ह मेंबर आहे. तर कंप्रेशन मेंबरबद्दल जर कोणी विचारलं झाला बाबा की कंप्रेशन मेंबरबद्दल 2 ओळीमध्ये लिहा, तर तुम्ही सांगायचं की कंप्रेशन मेंबर म्हणजे असा मेंबर जो काय करतो कंप्रेशन लोडला रिजिस्ट करतो. ठीक आहे. पुढे काय बरं का, आता तुम्हाला क्वेश्चन परीक्षेमध्ये विचारतात, थिओरिटिकल क्वेश्चन बनतो. क्वेश्चन काय बनतो बरं का, क्वेश्चन विचारतात ते की जे काही कंप्रेसिव्ह मेंबर आहेत त्या कंप्रेसिव्ह मेंबरबद्दल शॉर्टमध्ये सांगा. कंप्रेसिव्ह मेंबर जे काही आहेत त्या कंप्रेशन मेंबरबद्दल शॉर्टमध्ये सांगा की कोणकोणत्या प्रकारचे कंप्रेशनमध्ये मेंबर आहेत आणि त्यांची एक्झाम्पल कोणती आहेत ते सांगा. ठीक आहे. तो कंप्रेशन मेंबरबद्दल जेव्हा तुम्हाला शॉर्ट नोट लावतायत कंप्रेशन मेंबर, सगळ्यात अगोदर तुम्ही तर डिफिनेशन लिहून टाका. तो सगळ्यात अगोदर डिफिनेशन लिहून टाका की कंप्रेशन मेंबर म्हणजे कंप्रेशन लोडला रिजिस्ट करणारा. दुसरी गोष्ट त्याचे उदाहरणं. आता उदाहरणं कोणकोणती असतात बरं का, तर कंप्रेशन मेंबरचे उदाहरणं असतात. पहिलं उदाहरण आहे स्टँचन. पहिलं एक्झाम्पल जे आहे ते आहे त्याचं स्टँचन. तो STANCEN तो स्टँचन हे जे काय एक्झाम्पल आहे. म्हणजे काय बरं का, आपल्याकडे आर सी सीचा जो कॉलम असतो, आपल्याकडे आर सी सीचा जो कॉलम असतो सेम कॉलम स्टीलमध्ये पण असतो. सेम कॉलम स्टीलमध्ये पण असतो. तर आपल्याकडे जो आर सी सीचा उभा कॉलम आहे तो कॉलम स्टीलमध्ये पण असतो. पण स्टीलच्या कॉलमला स्टँचन म्हणतात. स्टीलच्या कॉलमला काय म्हणतात, STANCHION स्टँचन म्हणतात. ठीक आहे. तो स्टीलचा जो कॉलम आहे व्हर्टिकल कॉलम त्याला आपण स्टँचन म्हणतो. तर कंप्रेशन मेंबरची उदाहरणं कोणकोणती, पहिलं उदाहरण स्टँचन, दुसरं उदाहरण जे आहे ते आहे स्ट्रट. तर दुसरं उदाहरण कोणतं आहे, स्ट्रट. या स्ट्रटची सुद्धा आपल्याला डिझायनिंग करायची आहेत. हे स्ट्रट दोन प्रकारचे असतात, कंटिन्युअस स्ट्रट आणि दुसरा डिसकंटिन्युअस ट्रस. त्या दोन प्रकारचे स्ट्रट आपल्याला बघायचे आहेत. ठीक आहे. हां, तर आता हळूवार आपण बघत आहोत. पहिला मी एक्झाम्पल देऊन दिलं तुम्हाला कंप्रेशन मेंबरची एक्झाम्पल स्टँचन पहिला, दुसरा सांगितला तुम्हाला मी स्ट्रट. स्ट्रट कोणाला बोलतो आपण, स्टँचन म्हणजे काय हे लक्षात आलं, स्टीलच्या स्ट्रक्चरमधला जो व्हर्टिकल मेंबर असतो, जो आर सी सीमध्ये जसा कॉलम असतो सेम स्टीलमध्ये जो कॉलम असतो त्याला आपण स्टँचन म्हणतो. स्ट्रट म्हणजे काय बरं का, जे ट्रस असतात, हा ट्रस आहे, हा जो काही समजा हा ट्रस आहे. तर जे ट्रस असतात त्या ट्रसमध्ये या ट्रसमध्ये बघा या पद्धतीने आपल्याला मेंबर दिसायला भेटत असतात. तर ट्रसमधल्या इन्क्लाइन आणि होरिजंटल मी ग्रीन कलरने दाखवतोय. हे इन्क्लाइन मेंबर आणि हे होरिजंटल मेंबर जे आहेत, या इन्क्लाइन आणि होरिजंटल मेंबरला आपण काय बोलतो, इन्क्लाइन आणि होरिजंटल मेंबरला आपण बोलतो स्ट्रट. तर स्ट्रट जे असतात ते इन्क्लाइन किंवा होरिजंटल मेंबर असतात. ठीक आहे. तर ही वाली पण गोष्ट लक्षामध्ये येऊन गेली. आणि या स्ट्रटची पण तुम्हाला डिझायनिंग करायची आहे जी एकदम सोपी आहे, आयएस कोड म्हणून बघून पटापट सोडून घ्यायची. ठीक आहे. तो पहिलं एक्झाम्पल झालं स्टँचन, दुसरं एक्झाम्पल झालं स्ट्रट. तो स्ट्रट म्हणजे काय, स्ट्रट इज द कंप्रेशन मेंबर जे की कसा असतो, इन्क्लाइन किंवा होरिजंटल. तर स्ट्रट जो आहे तो इन्क्लाइन किंवा होरिजंटल असतो. लक्षात आलं. तिसरं एक्झाम्पल असतं याचं बूम. तो तिसरं एक्झाम्पल कोणतं प्रकारे, बूम. आता बूम म्हणजे काय बरं का, जर तुम्ही बघायला गेलात ते मोठे मोठे जे काही असतात त्या हे असतात क्रेन मशीन. तर ज्या क्रेन मशीन असतात त्यांची डायग्राम पण तुम्हाला काढायची आहे परीक्षेमध्ये. तर हे जे काही क्रेन मशीन असतात, या अशा पद्धतीचे क्रेन मशीन असतात, हे काय करतात, या वस्तूला लिफ्ट करतात. तर हे जे काही आहे याला म्हणतो आपण बूम. हा काय आहे, बूम. तर बूम झाला, स्ट्रट झाला, स्टँचन झाला, हे जे काही आहेत हे एक्झाम्पल आहेत. तर जेव्हा परीक्षेमध्ये जेव्हा तुम्हाला क्वेश्चन विचारतोय तर तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे. तर जेव्हा तुम्हाला कंप्रेशन मेंबरबद्दल लिहायला लावताय ते 3 उदाहरणं द्यायचे, त्याची डिफिनेशन लिहायची. तो पहिला पार्ट मी कव्हर केला आहे. हवाला पॉईंट क्लिअर झाला का सांगा. हवाला पॉईंट क्लिअर झाला का. पहिला क्वेश्चन जो विचारतात तुम्हाला, कंप्रेशन मेंबर म्हणजे काय आणि एक्झाम्पल त्याची द्या. तुम्हाला कंप्रेशन मेंबर म्हणजे काय सांगितलं, अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू द कंप्रेशन फोर्स अलॉंग विथ ॲक्सिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, त्याला म्हणतो आपण कंप्रेशन मेंबर. आणि एक्झाम्पल ऑफ द कंप्रेशन मेंबर सांगितलं तुम्ही स्टँचन, स्ट्रट आणि बूम. क्लिअर झालेत. तो सगळ्यांचे डिफिनेशन पण टाकलं. बूम काय असतो त्याची तुम्ही डायग्राम काढून दाखवली, स्ट्रट काय असतो त्याचा डायग्राम पण तुम्ही काढून दाखवायची, स्टँचन काय असतो त्याची पण डायग्राम काढून दाखवायची. या सगळ्या गोष्टी आपल्या इथे कव्हर झालेल्या आहेत. तो पहिला क्वेश्चन आपला कव्हर झाला, थिओरिटिकल क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन कव्हर झाला आहे. सांगा पटकन, शुभम, श्रुतिका, मयुरी, हे क्लिअर झाला का सांगा रे. पहिला क्वेश्चन कव्हर झाला का. ठीक आहे. दुसरा क्वेश्चन तुम्हाला काय विचारतात, दुसरा क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात की मोड ऑफ फेल्युअर ऑफ कंप्रेशन मेंबर. 100% उद्या याच्यावरती प्रश्न तुम्हाला दिसायला भेटणार आहे. तो मोड ऑफ फेल्युअर ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर. टेन्शन मेंबरचा पण मोड ऑफ फेल्युअर विचारतात, कॉम्प्रेशन मेंबरचं पण मोड ऑफ फेल्युअर विचारतात, जे की आपण आता लिहिणार आहोत. तर बघा, मोड ऑफ फेल्युअर ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर, की जो कॉम्प्रेशन मेंबर आहे त्याच्यावरती लोड आल्यावरती तो कसा फेल होतो.
कॉम्प्रेशन मेंबर जो आहे त्या कॉम्प्रेशन मेंबर म्हणजे समजा हा आपला कॉलम आहे, या कॉलमवरती वरून लोड येईल, तर लोड जेव्हा एका लिमिटपेक्षा जास्त होऊन जाईल तर हा कसा फेल होईल, हा वाकून फेल होईल का याचा चुरा होईल, चुरा म्हणजे काय, क्रशिंग म्हणतो आपण त्याला, राईट ना, तो याचा क्रशिंग होईल का याची बकलिंग होईल, या पद्धतीने आपण बोलत असतो. मग कम्प्रेशन मेंबरचे फेल्युअर कोणकोणत्या वेने होऊ शकतात, त्यामुळे आपल्याला हा क्वेश्चन विचारतात. तो मोड ऑफ फेल्युअर ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर याच्याबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. उद्या तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न हमेशा हमखास दिसायला भेटणार आहे. मग आता एक एक करून आपण लिहूया, चला. सो मोड ऑफ फेल्युअर ऑफ द कॉम्प्रेशन मेंबर, याच्यामधला पहिला उचलला, ठीक आहे. तो पहिला उचलला आता, मोड ऑफ फेल्युअर क्वॉशिंग, QUASHING, क्वॉशिंग. आता ही क्वॉशिंग काय, याची कन्सेप्ट पण तुम्हाला याच्यामध्ये लिहायची आहे, याची इमेज पण तुम्हाला इथं काढायची आहे, याची डायग्राम पण इथं काढायची आहे. तो मोड ऑफ फेल्युअर ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबरमधला पहिला मोड आहे क्वॉशिंग, QUASHING, क्वॉशिंग. आता लक्ष द्या काय, तर जो काही मेंबर आहे समजा कॉम्प्रेशन मेंबर, त्या कॉम्प्रेशन मेंबरची पहिली कंडिशन, हे का होत असतं, क्वॉशिंग नावाचा हा फेल्युअर का होतो, जर मेंबरची लेंथ रिलेटिव्हली स्मॉल असली, तो मेंबर लेंथ, पहिली कंडिशन काय आहे की मेंबर लेंथ रिलेटिव्हली स्मॉल, तो मेंबरची लेंथ ही जी आहे ना कंपॅरेटिव्हली स्मॉल आहे, रिलेटिव्हली स्मॉल आहे. तो वेन मेंबर लेंथ इज रिलेटिव्हली स्मॉल अँड आणि पुढे काय बरं का, की हा जो मेंबर आहे समजा आपण आय सेक्शन घेऊ रे, मी काय केलंय बरं का, हा एक कॉलम आहे आणि हा कॉलमचा जर का शेप तुम्ही कापून बघितला तर तुम्हाला आय सेक्शन दिसायला भेटतो. आय सेक्शनची वरची फ्लेंज आहे, ही खालची काय वेब आहे, म्हणजे काय बरं का, आय सेक्शनचे हे इलिमेंट आहेत, ही फ्लेंज आणि वेब हे आय सेक्शनचे इलिमेंट आहेत. ओके, बघा आता मी पहिला पॉईंट बोललो की मेंबरची लेंथ ही रिलेटिव्हली स्मॉल असते, आणि दुसरी गोष्ट, हे मेंबर जो आहे ना, जसं की आय सेक्शन हा आपला मेंबर आहे, तर मेंबरचे जे इलिमेंट असतात त्या मेंबरच्या इलिमेंटला आपण काय केलेलं आहे, प्रिव्हेंट केलं आहे लोकलिंग बकलिंगला होण्यासाठी. अर्थ काय होतो समजून घ्या. ही फ्लेंज आणि ही वेब ही इंडिव्हिज्युअली वाकत नाही आहे, म्हणजे आपण ट्राय काय केलेलं आहे की वरून जेव्हा लोड येईल तेव्हा ही फ्लेंज किंवा ही वेब वाकणार नाही याची आपण काळजी घेतलेली आहे, असं आपण या मेंबरला बनवलेला आहे. ठीक आहे, पहिली कंडिशन तुम्ही काय बघितलं बरं का, पहिली कंडिशन काय शिकलात तुम्ही की मेंबरची लेंथ ही रिलेटिव्हली स्मॉल आहे, आणि जो मेंबर आहे त्या मेंबरचे जे इलिमेंट आहेत म्हणजे फ्लेंज किंवा वेब याला तुम्ही प्रिव्हेंट केलेला आहे, कशापासून, लोकल बकलिंगपासून. लोकल बकलिंग म्हणजे काय, एकतर फक्त फ्लेंज वाकून जात असेल किंवा वेब वाकत असेल, तर कोणता पण इंडिव्हिज्युअल इलिमेंट जेव्हा वाकतो तर तेव्हा आपण बोलतो की लोकल बकलिंग झाली, असं आपण बोलतो, ठीक आहे. हां, तर व्यवस्थित लक्ष द्या, गोष्टीला व्यवस्थित समजून घ्या. तर क्वॉशिंग होणं म्हणजे काय बरं का, क्वॉशिंग होणं म्हणजे काय की जेव्हा मेंबरची लेंथ कंपॅरेटिव्हली स्मॉल असते आणि मेंबरचे जे इलिमेंट आहेत फ्लेंज किंवा वेब यांना तुम्ही प्रिव्हेंट करतात लोकल बकलिंगपासून, त्यावेळेस त्याची स्ट्रेंथ खूप जास्त असते. समजा हा कॉलम आहे उभा, हा आय सेक्शनचा आहे आणि या आय सेक्शन कॉलमची लेंथ कमी आहे आणि त्याचे जे इलिमेंट आहेत त्यांना तुम्ही प्रिव्हेंट केलेलं आहे लोकल बकलिंगपासून, त्यामुळे वरचा जो लोड येतो ते खूप जास्त लोड सहन करतो. परंतु एका लिमिटपेक्षा जेव्हा जास्त लोड येऊन जाईल, एक लिमिट म्हणजे कोणता, तो एका लिमिटपेक्षा जर का जास्त लोड आला तर हा जो काय आहे हा वरती टॉप पोर्शनला काय होऊन जातो, या पद्धतीने असा चुरा होऊन जातो, असा त्याचा जो आहे ना असा बेंट होऊन जातो. फॉर एक्झाम्पल याला बघण्यासाठी तुम्हाला ही डायग्राम लक्षात घ्यावी लागते. ठीक आहे, तर ही वाली डायग्राम बघा, तो कोणती डायग्राम बरं का, ही सांगितली पण होती मी, ही वाली डायग्राम. तो गोष्ट काय होती बरं का, हा आपला कॉम्प्रेसिव्ह मेंबर होता, हा कॉम्प्रेसिव्ह मेंबर असा होता ज्याची लेंथ काय आहे, कमी आहे, आणि याचे जे काही इलिमेंट आहेत म्हणजे फ्लेंज आणि वेब यांना आपण प्रिव्हेंट केलेलं आहे लोकल बकलिंगपासून. त्यावेळेस मॅक्झिमम लोड जेव्हा याच्यावरती येतो तेव्हा त्या एंडला तो काय होत असतो, या पद्धतीने फेल्युअर होतो आणि याला म्हणतात क्वॉशिंग फेल्युअर, तर त्यामुळे क्वॉशिंग फेल्युअरमध्ये तुम्हाला लिहिता यायला पाहिजे, when the length of the member is relatively small and the component of the plate element किंवा समजा component of the member is prevented by local buckling, then at that time जेव्हा तो मॅक्झिमम लोड घेतो तेव्हा जे फेल्युअर असते त्याला स्क्वॉशिंग फेल्युअर म्हणतो. क्लिअर झालं का रे, क्वॉशिंग फेल्युअर क्लिअर, सांगा पटकन, क्वॉशिंग फेल्युअर क्लिअर झालं का, रिपीट करा. ठीक आहे. याच्याबद्दल तुम्हाला लिहायचं, उद्या परीक्षेमध्ये प्रश्न येणार आहे, ठीक आहे ना. तो
क्वॉशिंग फेल्युअर कोणाला बोलतो आपण? पहिली कंडिशन, क्वॉशिंग फेल्युअर कधी होते? जेव्हा आपण कॉम्प्रेसिव्ह मेंबरची लेंथ कमी असते, पहिली कंडिशन. वेन द लेंथ ऑफ द कॉम्प्रेसिव्ह मेंबर इज लेस अँड द एलिमेंट ऑफ द मेंबर, आता मेंबर कोणता? आय सेक्शन जो आहे ना, हा आय सेक्शन आहे समजा, ठीक आहे. अशा पद्धतीने आय सेक्शन, हा ही जी तुम्हाला एक लाईन दाखवते ना, हे आय सेक्शन आहे. तर हा जो आय सेक्शन आहे, हा आय सेक्शन म्हणजे आपला मेंबर झाला. मग आय सेक्शनचे इलिमेंट कोणते? आय सेक्शनची इलिमेंट असते प्लेट. सो आय सेक्शनची इलिमेंट कोणती? फ्लेंज प्लेट. आणि दुसरी म्हणजे वेब प्लेट. तर वेब प्लेट अँड फ्लेंज प्लेट हे इलिमेंट आहेत आय सेक्शनचे. आय सेक्शन मेंबर आहे आणि या मेंबरचे इलिमेंट कोणते? फ्लेंज प्लेट आणि हे. तर आपण ही जी काही फ्लेंज प्लेट आणि वेब प्लेट आहेत यांना लोकल बकलिंग होऊ देत नाही आहे. म्हणजे काय बरं का, फ्लेंज प्लेट जी आहे ती वाकणार नाही आणि वेब प्लेट पण वाकणार नाही, असं आपण त्याला प्रिव्हेन्शन केलेलं आहे. सो देअरफॉर वेन द लेंथ ऑफ द कंप्रेसिव्ह मेंबर इज लेस अँड द एलिमेंट ऑफ द मेंबर इज प्रिव्हेंटेड बाय लोकल बकलिंग. तर लोकल बकलिंगपासून त्याच्या प्लेटला, फ्लेंज प्लेट आणि वेब प्लेटला आपण वाचवलेलं आहे. तर त्यावेळेस जो मॅक्झिमम लोड येतो त्या लोडच्या ठिकाणी टॉपला जो फेल्युअर होईल, टॉपच्या वेळेस, ठीक आहे ना, टॉपला जो फेल्युअर होईल त्याला क्वॉशिंग फेल्युअर म्हणतो. तो कळाला का काही आजपर्यंत? ठीक आहे. तो पहिला झाला क्वॉशिंग, दुसरा असतो बकलिंग. तो दुसरा फेल्युअर कोणता? बकलिंग. तर तुम्हाला दोन फेल्युअरबद्दल लिहायचे, एक स्क्वॉशिंग आणि एक बकलिंग. पण हे बकलिंग जे काय आहे जवळजवळ 3 प्रकारचे आहेत, ते तुम्हाला एक एक करून लिहायचे. तर या बकलिंगवाल्या पॉईंटमध्ये तुम्ही पहिला पॉईंट मेन्शन केला याचा आकडा टाकून, कोणता बरं का? तो आहे लोकल बकलिंग. लोकल बकलिंग. आणि हे तुम्हाला मी सांगितलंय, पुन्हा रिपीट करतो, लोकल बकलिंग म्हणजे काय? लोकल बकलिंग म्हणजे काय? पूर्णचा पूर्ण मेंबर हा बकल होत नाही. बकल होणं म्हणजे वाकणं. साध्या भाषेमध्ये आपण बोलूया, खूप साधं जाऊया. बकल होणं म्हणजे वाकणं. आता मी काय बोलतोय बरं का, की पूर्णचा पूर्ण मेंबर, जसं की आय सेक्शन काय आहे? मेंबर आहे. आय सेक्शन काय आहे? मेंबर आहे. तर पूर्णचा पूर्ण आय सेक्शन वाकत नाही. असा पूर्णचा पूर्ण आय सेक्शन वाकलेला तुम्ही कुठे बघितला आहे? रोडाच्या साईडला जे आय सेक्शनचे उभे कॉलम असतात इलेक्ट्रिसिटीच्या वायर कॅरी करण्यासाठी, ते आय सेक्शन जे असतात ते तुम्हाला वाकताना बघितले असतील तुम्ही, शेतामध्ये वाकलेले असतात, बरोबर का? तो तिथं काय झालंय, तो पूर्णचा पूर्ण आय सेक्शन वाकलेला आहे. परंतु लोकल बकलिंग म्हणजे काय? पूर्णचा पूर्ण मेंबर बकल होत नाही. मेंबरचे जे इलिमेंट आहेत म्हणजे फ्लेंज प्लेट आणि वेब प्लेट, हे फक्त काय होतात? हे फक्त बकल होतात. तर या प्रकारचं जे फेल्युअर असतं याला म्हणतो लोकल फेल्युअर. याला काय म्हणतो आपण? लोकल फेल्युअर. तर याच्यामध्ये आपण पॉईंट काय लिहिणार बरं का आता? राईट. तो याच्यामध्ये एकच पॉईंट आपल्याला लिहायचं, तो पटकन तुम्ही लिहून घ्या, मला पुढे जाता येईल. फेल्युअर अकर बाय बकलिंग. फेल्युअर अकर बाय बकलिंग. फास्ट लिहा. फेल्युअर अकर बाय बकलिंग ऑफ फेल्युअर अकर बाय बकलिंग ऑफ इंडिव्हिज्युअल मेंबर, इंडिव्हिज्युअल प्लेट एलिमेंट, इंडिव्हिज्युअल प्लेट एलिमेंट ऑफ कॉलम टर्म ॲज लोकल बकलिंग. त्याला आपण लोकल बकलिंग म्हणतो. क्लिअर झालं का? तो फेल्युअर ऑकर बाय बकलिंग ऑफ ॲन इंडिव्हिज्युअल प्लेट एलिमेंट म्हणजे पूर्णचा पूर्ण जो कॉलम आहे त्या पूर्णच्या पूर्ण कॉलमची बकलिंग होत नाहीये. पण जो काही, आपला लक्षात घ्या, कॉलम म्हणजे मेंबर म्हणतोय, पूर्ण कॉलम जो काही आहे किंवा मेंबर जो आहे त्याची बकलिंग होत नाहीये, पण मेंबरचा जो इलिमेंट आहे त्या इलिमेंटची बकलिंग होते. त्याला बोलतो आपण लोकल बकलिंग. क्लिअर झालं काय? वाक्य लिहिता येईल का रे? नवीन सांगू का? अक्षय, धनश्री, क्लिअर आहे का हे? पटकन सांगा पुढे. येस सर. हां, तो ठीक आहे. तो देअरफॉर हा वाला पॉईंट पण झाला. तो पहिला पॉईंट आपण काय बोललो? पहिला पॉईंट आपण क्वॉशिंग बोललो. दुसरा पॉईंट जो काय आहे तो आपण बकलिंग बोललो. या बकलिंगमध्ये पण पहिला पॉईंट कोणता होता? लोकल बकलिंग. तो लोकल बकलिंग कव्हर झालं. तो लोकल बकलिंग म्हणजे काय झालं? दुसरा, तो बकलिंगमधला दुसरा जो काही प्रकार आहे तो कोणता? आपला फ्लेक्झरल बकलिंग. तो फ्लेक्झरल बकलिंग. आता फ्लेक्झरल बकलिंग कोणाला बोलतो आपण? फ्लेक्झरल बकलिंग म्हणजे काय? की जेव्हा पूर्णचा पूर्ण मेंबर बेंट होतोय, बकल होतोय, ठीक आहे ना. तो फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघायला गेलो तर समजा, लक्ष द्या, हा जो काही आहे हा कॉम्प्रेसिव्ह मेंबर आहे. या कॉम्प्रेसिव्ह मेंबरवरती जो आपण लोड अप्लाय करणार, तर आफ्टर अप्लाइंग ऑफ द लोड हा बेंड होईल या पद्धतीने, ठीक आहे ना, या पद्धतीने बेंड होईल. तर हे जे काही बेंड होणं आहे यालाच, हे जे काही फेल्युअर होतं याला म्हणतो आपण फ्लेक्झरल फेल्युअर. तो बेंडिंग फेल्युअर और फ्लेक्झरल फेल्युअर सेम आहे, ठीक आहे. सो आपण काय लिहितो आता फ्लेक्झरल फेल्युअरमध्ये? तो फ्लेक्झरल फेल्युअरमध्ये एक वाक्य आपल्याला लिहावं लागेल. सो इन दिस मोड ऑफ फेल्युअर कंप्रेशन मेंबर बाय एक्सेसिव्ह डिफ्लेक्शन कॉज बाय बेंडिंग अबाउट अन ॲक्सिस. ठीक आहे, तो एक मिनिट. हां, तो फ्लेक्झरल बकलिंगमध्ये एक वाक्य लिहा. सो इन दिस मोड ऑफ फेल्युअर,
mode of failure, in this mode of failure, in this mode of failure, compression member by excessive deflection, caused by bending, about, याच्या पुढे caused by bending about the axis, corresponding to largest slenderness ratio. हा वाला पॉईंट मी नवीन सांगतो, व्यवस्थित समजून घ्या. नजीमा पण आहे का इथं? नजीमा पण आहे. हाँ ठीक है, तो लक्ष्य द्या. तो फ्लेक्चरल बकलिंग किसको बोलते हैं हम लोग, कि जब भी क्या होगा, ऊपर से लोड आने के बाद पूरा का जो मेंबर होगा हमारा वो बकल हो जाएगा. मतलब क्या, ऐसे बेंड हो जाएगा. जब पूरा मेंबर बेंड हो जाता है उसको बोलते हैं हम, उस मोड ऑफ फेल्योर को बोलते हैं हम फ्लेक्चरल बकलिंग. तो फ्लेक्चरल बकलिंग मतलब क्या, कि जब पूरा मेंबर बेंड हो जाता है, तो पूरा मेंबर बेंड कौन से एक्सिस के अबाउट होगा, उस एक्सिस के अबाउट मेंबर बकल होता है या बेंड होता है. उस एक्सिस के अबाउट मेंबर या हमारा मेंबर या जो कॉलम है वो बकल होगा जिस एक्सिस के अबाउट लार्जेस्ट स्लेंडरनेस रेशियो होगा. अब वो क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका कवर हो चुका है. पहला मैंने बताया आपको क्वेश्चन के बारे में, दूसरा पॉइंट मैंने बताया बकलिंग के बारे में. बकलिंग के दो टाइप मैंने कवर कर दिए. पहला लोकल बकलिंग हुआ, दूसरा फ्लेक्चरल बकलिंग. व्हेन द होल मेंबर इज बकल और व्हेन द होल मेंबर इज बेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ लार्जेस्ट स्लेंडरनेस रेशियो, सच टाइप ऑफ द फेल्योर इज कॉल्ड एज द फ्लेक्चरल बकलिंग. इस तरीके की जो फेल्योर होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लेक्चरल बकलिंग. क्लियर झाला का? नवीन का सांगू रे फ्लेक्चरल बकलिंग नवीन सांगू का? पटपट सांगा, तुम्ही जो टाइम जातोय आपला. तुषार क्लियर आहे का? नवीन सांगू. ठीक आहे, फ्लेक्चरल बकलिंग म्हणजे काय, की जेव्हा तो मेंबर आहे, मेंबरवरती वरून जेव्हा लोड येईल तर तो वाकून जाईल, तो बेंड होईल. बेंड होणं म्हणजे आपल्याला माहिती आहे. तर वरून जेव्हा लोड येईल, त्या लोड आल्यामुळे तो वाकून जाईल. तर ते जे काही आहे त्या मोड ऑफ फेल्युअरला आपण फ्लेक्चरल बकलिंग म्हणतो. पण याला टेक्निकली आपल्याला लिहायचं आहे. मग आपण कसं लिहिणार बरं का? आपण कसं लिहितो याला, की याच्यामध्ये काय होतंय, when the load is applied on the member it bent about the axis of largest slenderness ratio. ज्या ॲक्सिसचा स्लेंडरनेस रेशो जास्त आहे त्या ॲक्सिसच्या अबाउट हा बेंड होतो. आणि या प्रकारची जी बेंडिंग होते ना, यालाच आपण काय म्हणतो, याला म्हणतो आपण फ्लेक्चरल. तो एक तुम्ही साध्या भाषेमध्ये लिहू शकतात, की जी बेंड होते पूर्ण मेंबरची जे बेंडिंग होते ना त्याला आपण फ्लेक्चरल बकलिंग म्हणतो. खल्लास. पण ही बेंडिंग कोणत्या ॲक्सिसच्या अबाउट होईल, त्या ॲक्सिसच्या अबाउट होईल ज्या ॲक्सिसच्या अबाउट स्लेंडरनेस रेशो काय असतो, जास्त असतो. लार्जेस्ट स्लेंडरनेस रेशो असणारी जी ॲक्सिस आहे त्याच्या अबाउट ही बेंडिंग होते. आणि हे पण तुम्हाला इमॅजिन करता येईल. कसं इमॅजिन करतो बघूया. तो फ्लेक्चरल बकलिंगबद्दल एक जनरल जानकारी देऊन दिली. याच्यामध्ये तुम्हाला डायग्राम काढायची आहे. तो डायग्राम कशी काढणार बरं काय, फ्लेक्चरल बकलिंगमध्ये असा हा कॉलम होता. ठीक आहे ना, असा हा कॉलम होता. तर कॉलम जो काही आहे हा कॉलम या पद्धतीने बेंड होतो. ठीक है, या पद्धतीने बेंड होतो. तो या प्रकारचं जे फेल्योर आहे, या प्रकारचं जे तो दिस टाइप ऑफ फेल्योर, इस टाइप का जो ये फेल्योर होता है यहाँ पे, तो ये फेल्योर कौन सा हुआ, ये फ्लेक्चरल बकलिंग का फेल्योर हुआ. तो यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन इसे काट के भी बता सकते हैं. ऐसे मैंने काट के देखा, तो काट के देखने के बाद ऐसा कोई स्क्वायर शेप में वो कॉलम था, तो स्क्वायर शेप का कोई कॉलम था, तो स्क्वायर शेप दिखाई पड़ा. तो अब देखो, अब बात क्या हो जाएगी कि कोई से भी एक्सिस के अबाउट ये क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है. पर वो कोई से एक्सिस पे बेंड होगा जिस एक्सिस का लार्जेस्ट स्लेंडरनेस रेशो होगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो एक्सिस होगी हमारी, तो ये जो एक्सिस मैंने बता दी, इसको बोल देते हैं हम वाई एक्सिस. तो इस एक्सिस का जो स्लेंडरनेस रेशो होगा वो लार्जेस्ट होगा. इसकी वजह से इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे बेंडिंग हो रही है. तो आप ये वाली डायग्राम, ऊपर वाली डायग्राम एग्जाम में निकालनी होगी आपको. ठीक है, तो ये वाली डायग्राम आपको एग्जाम में निकालनी होगी. चला आगे. अच्छा आगे जाओ अभी. तो आगे चला रहा था. पुढचा पॉइंट कौन सा है, तो फ्लेक्चरल बकलिंग हो जाने के बाद अगली बकलिंग होती है हमारी टॉर्शनल बकलिंग. अब टॉर्शनल बकलिंग किसको बोलते हैं हम लोग, टॉर्शनल बकलिंग मतलब क्या हुआ कि मेंबर जो होता है उस मेंबर क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगी. तो मेंबर की ट्विस्टिंग होने की वजह से मेंबर फेल हो जाता है. तो जब पूरा मेंबर, मतलब क्या, ये देखो हमारा कोई सेक्शन है, मतलब ये हमारा कोई मेंबर होगा इस तरीके से. तो इस तरीके का कोई मेंबर है और इस पे ऊपर से लोड आ रहा है. इस लोड की वजह से ये क्या हो रहा है, इस लोड की वजह से ये ट्विस्ट हो रहा है. ट्विस्ट होणे म्हणजे मराठीमध्ये पिळणे. तो हा पिळला जातोय. ज्या पद्धतीने आपण कपड्यांना पिळून टाकतो त्या पद्धतीने हा काय होतोय, हा पिळला जातोय. इसकी भी डायग्राम आपको निकालनी होगी एग्जाम में. सो देयरफॉर मैं क्या बोलता हूँ, देखो
सो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस मतलब कॉलम की एक्सिस, तो कॉलम के एक्सिस के अबाउट जब इस मेंबर की ट्विस्टिंग होती है, कॉलम के एक्सिस के अबाउट जब इस मेंबर की ट्विस्टिंग होती है, तो इस तरीके का जो फेल्योर होता है इसको बोलते हैं हम टॉर्सनल बकलिंग। रिपीट करके फिर से बताता हूँ, राइट क्या? तो ये देखो टॉर्सनल बकलिंग मतलब क्या, तो बकलिंग जो हो रही है हमारी, बकलिंग जो होती है, तो बकलिंग होती है ट्विस्टिंग अबाउट द व्हाट, तो यहाँ पे लिखो, तो दिस टाइप ऑफ द फेल्योर कॉज बाय, दिस टाइप ऑफ फेल्योर, this type of failure caused by, this type of failure caused by twisting of the member, twisting of member about longitudinal axis, अबाउट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो होती है उसके अबाउट ट्विस्टिंग होने की वजह से बकल हो जाएगा या तो कोई बेंडिंग हो जाएगी तो फेल्योर हो जाएगा। तो इस तरीके का जो फेल्योर होता है इसको हम टॉर्शनल बकलिंग बोलते हैं। इसकी डायग्राम आप लोग निकाल सकते हो, तो किस तरीके से निकालनी होगी, ये देखो मैंने लिया ए वाला मेंबर, कोई सा मेंबर, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा कोई मेंबर मैंने कंसिडर करा, ए वाला कोई ऐसे 3D एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके का कोई 3D एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये तो स्टार्टिंग में ऐसा मेंबर था, पर जब यहाँ पे ऐसे लोड आएगा, इस लोड की वजह से क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग भी आ सकती है। तो ट्विस्टिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग की वजह से थोड़ा सा इस तरीके से इसे क्या हो जाएगा, ऐसे आप एरो करके ऐसे बता देना कि इस तरीके से क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी इस तरीके से ऐसे बता देना, तो ट्विस्टिंग हो जाएगी इसकी। सो ड्यू टू ऊपर से आने वाला जो कंप्रेसिव लोड होगा उसकी वजह से लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जब ट्विस्टिंग होती है तो इस तरीके से फेल्योर हो जाता है, और ये जो फेल्योर होता है इसको ही हम टॉर्सनल बकलिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या पॉइंट रे? बोलो जल्दी से, आगे जाने दो। क्लियर है क्या? हो सर। राइट। हो सर। अब अगला पॉइंट कौन सा, फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग, फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग। तो लास्ट वाला, अभी लास्ट वाला फेल्योर, फ्लेक्चरल फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग। इसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखनी होगी आपको, क्या, कि व्हेन मेंबर इज फेल इन द फ्लेक्चरल बकलिंग एंड टॉर्सनल बकलिंग आल्सो। तो साइमल्टेनियसली दो तरीके का फेल्योर जब होता होगा तो इस तरीके का जो फेल्योर होता है इसको हम बोलते हैं फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग। तो फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग मतलब क्या, कि जब फ्लेक्चरल बकलिंग और टॉर्सनल बकलिंग दोनों साथ में होती है तो इस तरीके का जो फेल्योर होता है, इस फेल्योर को हम लोग नाम देते हैं फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग। बात क्लियर हुई क्या रे? तो इसमें आपको वो वाला सेंटेंस लिखना होगा, सो इट इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्चरल एंड टॉर्सनल बकलिंग ऑफ द मेंबर बेंड ट्विस्ट साइमल्टेनियसली, राइट। सो बोल लिख दो ये सेंटेंस भी यहाँ पे, इट इज कॉज बाय, इट इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज कॉज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्चरल एंड टॉर्सनल बकलिंग, फ्लेक्चरल एंड टॉर्सनल बकलिंग। क्लियर हुआ? तो बस, तो इस तरीके से मैंने मोड ऑफ फेल्योर कंप्लीट कर दिए। तो मोड ऑफ फेल्योर जो है हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे। पॉइंट क्लियर झाला का सांगा रे? कॉलम कंप्रेशन मेंबर किस किस में फेल होता है, कंप्रेशन मेंबर फेल इन द कॉशिंग एंड बकलिंग। कॉशिंग मतलब क्या, कि जब मेंबर की लेंथ कम होती है और मेंबर के जो एलिमेंट होते हैं उसको जब आप लोकल बकलिंग से प्रिवेंट करते हैं, उस वक्त जो लोड आएगा तो वो लोड कॉशिंग लोड होता है। तो कॉशिंग लोड से जब ज़्यादा लोड आ जाता है तो सपोर्ट के एंड पर जो हमारा मेंबर होगा उस मेंबर के सपोर्ट के मतलब सपोर्ट के पास वहाँ पे ऐसा बेंडिंग दिखाई पड़ेगा, उसको हम कॉशिंग बोलते हैं। उसकी डायग्राम मैंने बताई, वो इमेज आपको एग्जाम में लिखनी होगी, निकालनी होगी। अगला पॉइंट कौन सा था इसमें, दूसरा बकलिंग। बकलिंग जो होता है, बकलिंग के हमने 3 टाइप देखे। पहला बकलिंग था लोकल बकलिंग, दूसरा था फ्लेक्चरल बकलिंग, तीसरा था टॉर्सनल बकलिंग, और चौथा भी देखा था फ्लेक्चरल टॉर्सनल बकलिंग। और ये चारों की इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी आपको। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो अगला पॉइंट है हमारा इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। अब इस पे भी आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन बना देते हैं। वो क्या बोलते हैं आपको, कि एंगल सेक्शन जो होती है, ये क्वेश्चन मैंने डाला है आपके ग्रुप पे, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। आपको पूछते हो वहाँ पे क्या, कि एंगल सेक्शन जो होती है उस एंगल सेक्शन के इफेक्टिव लेंथ के बारे में जानकारी दो। पर मैं आपको ये जो इफेक्टिव लेंथ बता रहा हूँ ये एंगल सेक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा मैं, ये अलग वाला इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो बात क्या है हमारी, इफेक्टिव लेंथ किसको बोलते हैं हम, देखो। तो इफेक्टिव लेंथ पॉइंट डाला मैंने, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ किसको बोलते हैं देख लो। तो ये कोई कॉलम होगा, ये कोई कॉलम होगा, तो इस तरीके से ये कोई कॉलम है यहाँ पे, और ऊपर से कॉलम पे ऊपर से लोड आ रहा है, कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव लोड ऊपर से आ रहा है और नीचे ये कॉलम को हमने फिक्स करके रखा हुआ है। तो जब ऊपर से लोड आएगा, इस लोड की वजह से ये कॉलम क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो कॉलम क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से बेंड होना स्टार्ट होता है, कंसिडर करके चला मैंने, इस पॉइंट से बेंडिंग स्टार्ट होती है, इस वाले पॉइंट से बेंडिंग स्टार्ट होती है। तो जिस पॉइंट से बेंडिंग स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब बेंडिंग जिस 2 पॉइंट से स्टार्ट होती है उस दोनों पॉइंट का जब आप ये डिस्टेंस मेजर कर लोगे
तो आपको क्या मिल जाएगी, इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगी, जिसको मैं ई बोलता हूँ, एल ई। इसको क्या बोलता हूँ मैं, एल ई। तो इफेक्टिव लेंथ को डिफाइन किस तरीके से करते हैं हम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉम्प्रेसिव मेंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो जिस पॉइंट से कॉलम की एक्चुअल बेंडिंग होती है, जिस पॉइंट से कॉलम की एक्चुअल बेंडिंग होती है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। सो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेसिव मेंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, मतलब जीरो बेंडिंग, मतलब यहाँ से बेंडिंग होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ के बारे में एग्जाम में इस वाले पॉइंट से आपको नहीं पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। तो एल ई, अब इस एल ई को किस तरीके से निकालते हैं हम, इसके लिए हमारे पास एक टेबल भी होती है। तो एल ई मतलब क्या, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग दी इफेक्टिव रेशियो के इनटू लेंथ ऑफ एक्चुअल मेंबर। तो देखो, ये कोई हमारा कॉलम था, इस कॉलम का ये सपोर्ट यहाँ पे, और ऊपर से हमने ये लोड लगाया, तो ये जो कॉलम की लेंथ होगी, इस कॉलम की लेंथ है एल, इस कॉलम की लेंथ कितनी है, एल। पर आप लोग जब देखोगे तो एक्चुअल बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो इस तरीके से बिल्डिंग होगी, क्योंकि ये फिक्स है यहाँ पे, इस तरीके से बिल्डिंग होगी। तो इस पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक ये जो दूरी होती है, इसको आप लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। मतलब जो एक्चुअल लेंथ होगी कॉलम की, उस एक्चुअल लेंथ ईल से ये इफेक्टिव लेंथ ईल ई हमेशा कम होगी, हमेशा कम या इक्वल होगी, राइट, या ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। तो देखो, तो इफेक्टिव लेंथ जो है हमारी, ये एल ही है, और एक्चुअल लेंथ जो है हमारी वो एल है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। और इफेक्टिव लेंथ किस तरीके से निकालते हो आप, इफेक्टिव रेशियो इंटू लेंथ, इफेक्टिव रेशियो इंटू लेंथ करके आप इफेक्टिव लेंथ निकालते हो, और आपको हर एक एग्जाम्पल में इफेक्टिव लेंथ निकालनी होती है, हर एक एग्जाम्पल में इफेक्टिव लेंथ निकालनी होती है। तो मुझे मुझे बोलो, आप लोग इफेक्टिव लेंथ समझ में आया क्या आपको, इफेक्टिव लेंथ समझ में आया क्या, हाँ हाँ, राइट। अब देखो, अब हमारे पास टेबल भी होती है, उस टेबल से हम वैल्यू ले सकते हैं, उस टेबल से हम वैल्यू ले सकते हैं। पर मैं आपको क्या बोलता हूँ, देखो, जब आप लोग कल एग्जाम में जब आईएस कोड को क्या करोगे, आईएस कोड को जब आप ढूंढोगे, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, अपने दिमाग में रखने का ट्राई करो, ठीक है। अब देखो, अभी ये किस तरीके से निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको 4 वैल्यू देता हूँ, वो आप लोग यहाँ पे ही रट लो, ठीक है। तो कोई कोई सा देखो, तो पहला है हमारी एंड कंडीशन, एंड कंडीशन, राइट। दूसरे कॉलम में थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं लिखनी हमको, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हम आईएस कोड की वैल्यू लिखते हैं। तो आईएस कोड वैल्यू, क्योंकि हमें जो लगेगा अभी उसमें हम क्या करेंगे, टाइम देंगे, ठीक है। तो एंड कंडीशन, और हमारे पास आईएस कोड का एल ई है, आईएस कोड का एल ई। तो देखो, जब पहली कंडीशन मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए वाला एंड फिक्स है, और दूसरा एंड भी क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो जब दोनों एंड फिक्स होती है, इसका मतलब यहाँ पे रोटेशन भी नहीं है, और यहाँ पे पोजीशन को भी हेल्ड कराए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे सो रिस्ट्रेन अगेंस्ट द रोटेशन एट अ बोथ एंड, दोनों एंड को इस तरीके से हमने बसाया हुआ है यहाँ पे, कि उसका जो रोटेशन होगा वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो रोटेशन जो है, हमने रोटेशन को रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है। तो रिस्ट्रेन अगेंस्ट द रोटेशन एट द बोथ एंड, एंड हेल्ड इन अ पोजिशन। हेल्ड इन अ पोजिशन मतलब क्या, आपने इस तरीके से ये सपोर्ट लगाया यहाँ पे, जिसका सपोर्ट भी यहाँ पे हिल नहीं रहा है, ऐसे फिक्स है यहाँ पे, राइट, और रोटेशन भी यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो कंडीशन ली मैंने पहली, सो फिक्स एट द व्हाट, बोथ एंड। तो दोनों एंड पे फिक्स होना मतलब क्या, हेल्ड इन द पोजीशन एट बोथ एंड एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट द रोटेशन एट द बोथ एंड, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इसका इफेक्टिव लेंथ किस तरीके से निकालते हो आप लोग, तो इफेक्टिव लेंथ अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड ये आता है 0.65 इंटू एक्चुअल लेंथ, 0.65 इंटू एक्चुअल लेंथ, मतलब 0.61 क्या आया, ये की वैल्यू आई, जिसको आप लोग इफेक्टिव रेशियो बोलते हैं। तो ये पहली वाली कंडीशन समझ में आई क्या आपको। और ये किस तरीके से बेंड होता है, इस तरीके से, देखो इस तरीके से बेंड होता है। तो जहाँ से बेंडिंग एक्चुअल स्टार्ट होती है, ये जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ, तो ये इफेक्टिव लेंथ किस तरीके से निकालते, समझ में आया क्या, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 0.65, ये वाली पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन कौन सी होती है हमारी, तो एक वाला सपोर्ट जो है तो फिक्स है, और दूसरा वाला सपोर्ट जो है यहाँ पे वो हमारा क्या है, तो दूसरा सपोर्ट हिंज है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा सपोर्ट क्या है यहाँ पे, हिंज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंड पे पोजीशन और रोटेशन दोनों फिक्स करके रखे हुए हमें, तो हेल्ड इन द पोजीशन एंड रिस्टेंस इन द रोटेशन एट वन एंड, एंड दूसरे एंड पे क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे रोटेशन हो सकती है, इस वाले एंड पे रोटेशन हो सकती है, पर इसकी पोजीशन को हमने हेल्ड करके रखा हुआ है। तो हेल्ड इन द पोजीशन, एंड जो रोटेशन यहाँ पे, तो रोटेशन को हमने प्रिवेंट करके रखा नहीं है, तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। तो रोटेशन पॉसिबल बट हेल्ड इन द पोजीशन, इस तरीके से। तो इसकी डायग्राम किस तरीके से बनती है, ये
वाली डायग्राम इसकी बनेगी, तो ये वाली डायग्राम इसकी बन जाएगी। इस तरीके से डायग्राम मैंने बना दी। सो देयरफॉर ये जो डायग्राम मैंने बना दी इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है 0.8L, 0.8L। तो बात समझ में आई क्या रे? इसकी इफेक्टिव लेंथ किस तरीके से निकालूंगा मैं, एक एंड फिक्स और एक एंड हिंज जब होगा तो 0.8L करके आप लोग इसकी इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हो, राइट। तो ये भी पॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन कौन सी? तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि इसका एक एंड जो है ये वाला एंड, ए वाला एंड जो है हमारा, तो ये भी हिंज है, और दूसरा जो एंड है यहाँ पे ये भी हिंज सपोर्ट है। तो ये भी हिंज सपोर्ट और ये भी हिंज सपोर्ट, जब ये दोनों के दोनों हिंज सपोर्ट हो जाएंगे तो लोड आने के बाद बेंडिंग इस तरीके से होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्चुअल लेंथ जितनी भी होगी उतना ही हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा, तो उतना ही हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा। तो इफेक्टिव लेंथ के कॉलम में आप लोग क्या लिखोगे कि एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ दोनों के दोनों सेम होगी। तो देयरफॉर तीसरा पॉइंट समझ में आया कि आपको? देखो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई आपको कि जब मेंबर के दोनों एंड पे एंड कंडीशन फिक्स होगी, फिक्स मतलब किस तरीके से, ये वाला फिक्स। तो इस वाले केस में इफेक्टिव लेंथ क्या आई थी? 0.65L। आप लोग आगे गए, आगे देखा आपने कि इसका एक एंड जब हिंज होगा और दूसरा एंड जब फिक्स होगा, तो इस वाले केस में आप लोग ने इफेक्टिव लेंथ किस तरीके से निकाला? 0.8 इंटू एल करके। और तीसरी कंडीशन थी कि दोनों एंड हमारे क्या है, हिंज है। उस वाले केस में एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ दोनों की दोनों सेम होती है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बोलो जल्दी से। शुभम, नजीमा, तुषार, अक्षय। यस सर। राइट। तो इस तरीके से ये वाली बात मैंने बता दी। अब हमारे पास आईएस कोड भी होता है, आईएस कोड से भी हम वैल्यू ले सकते हैं, पर ये 3 वैल्यू आप रट सकते हो, इजी है, राइट। तो 3 वैल्यू रट सकते हो, इजी। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप लोगों को? यहाँ पे क्या पूछेंगे कि दोनों एंड पे रोटेशन पॉसिबल है पर हेल्ड इन द पोजिशन। तो तीसरी कंडीशन जो है इसको किस तरीके से मेंशन किया होता है एग्जाम्पल में? बोलते हैं यहाँ पे कि हेल्ड इन द पोजिशन एट अ बोथ एंड, हेल्ड इन द पोजिशन एट अ बोथ एंड, but does not restrain rotation at the both end। मतलब यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है, पर यहाँ पे हमने क्या करके यहाँ रखा है, इसको दोनों साइड में ऐसे पकड़ के रखा है। तो ये 3 कंडीशन आपको रटनी होगी एग्जाम्पल में। आपको एग्जाम्पल में से आपको डाटा निकाल के ये निकालना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पे आपको एक मार्क मिलता है। जब आप इफेक्टिव लेंथ निकालोगे तो 1 मार्क्स आपको उस स्टेप में मिलेगी। अगला पॉइंट तो ये वाला हो गया। अब अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। और हो जाने के बाद डायरेक्टली मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो डायरेक्टली में 10-10 मार्क के एग्जांपल आते हैं आपको, तो कल 10-10 मार्क के एग्जांपल आएंगे, तो वो एग्जांपल ले लेंगे हम, ठीक है। तो देखो अभी आगे अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये स्लेंडरनेस रेशियो ये क्या होता है? देखो स्लेंडरनेस रेशियो जिसको मैं लैम्बडा से बताता हूँ, ये क्या होता है? मैंने एक बात आपको बोली थी, फ्लेक्सुरल बकलिंग मोड ऑफ फेल्योर में जो फ्लेक्सुरल बकलिंग का टाइप था उसमें मैंने क्या बोला था कि जिस एक्सिस के अबाउट स्लेंडरनेस रेशियो लार्जेस्ट होता है उस एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा मेंबर बेंड हो जाता है। और इस टाइप का जो फेल्योर होता है उसको हमने क्या बोला था? फ्लेक्सुरल बकलिंग बोला था, राइट। अब देखो ये स्लेंडरनेस रेशियो को मैं लैम्बडा से डिनोट करता हूं, और इस एक्सप्रेशन को मैं किस तरीके से निकालता हूं? लैम्बडा इज इक्वल टू KL/R। इसको बोलते हैं आप KL/R। अब ये KL/R मतलब क्या? आपने तो अभी ही निकाला, K इंटू एल मतलब एक्चुअल लेंथ, K मतलब इफेक्टिव रेशियो। तो K और L इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद आपको इफेक्टिव लेंथ मिल जाती है। इसका मतलब क्या आया कि स्लेंडरनेस रेशियो को आप लोग किस तरीके से निकालते हो? इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय KL/R, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इफेक्टिव लेंथ K इंटू एल इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है इसको आप लोग इफेक्टिव लेंथ बोलते हो, और R मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। तो L इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको आप स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हो। तो ये वाली बात आपको पता है। ये वाला पॉइंट क्लियर झाला का सांगा रे? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। राइट। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा? आपको वो एक्सिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिस एक्सिस से अबाउट स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? मैक्सिमम। तो स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम, इसका मतलब आपको क्या निकालना होगा? आपको लैम्बडा मैक्सिमम निकालना होगा। तो कंप्रेसिव मेंबर में आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा? आपको लैम्बडा मैक्स पे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय R मिनिमम होना चाहिए। तो देखो आपको लैम्बडा मैक्स निकालने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम होना चाहिए। तो ये वाली बात क्या होती है समझ लो। अब देखो ये था आई सेक्शन, और आई सेक्शन को काट के मैंने यहाँ पे आपको इसका क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है। तो आई सेक्शन को काट के मैंने यहाँ पे इसका फ्लेंज हुआ, ये वेब हुआ, ये क्या हुआ? इसकी फ्लेंज हुई। और यहाँ पे 2 एक्सिस बता देता हूँ, ये वाली एक्सिस हुई Y एक्सिस, ये वाली एक्सिस हुई Z एक्सिस। तो ये Z एक्सिस होती है और ये Y एक्सिस होती है, ठीक है।
अब देखो इन दोनों में से ऐसी कोई एक्सिस होगी जिस एक्सिस का रेडियस ऑफ गायरेशन कम होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या कि एक्सिस से लेकर मेंबर कितना ज्यादा दूरी तक होता है, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू दी व्हाट मेंबर कितना ज्यादा तक हमारा दूर है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो देखो लैम्बडा मैक्स निकालने के लिए आपको आर मिनिमम लगता है, और आर मिनिमम की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, आपके पास स्टिल टेबल होते हैं, उस स्टिल टेबल से आपको आर मिनिमम की वैल्यू मिल जाती है, तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले मुझे एक बात बता दो आप लोग कि लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय क्या बोला मैंने आपको, तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय क्या होता है, आर मिनिमम। ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा क्या, बोलो जल्दी से, ये बात समझ में आई क्या? राइट। अब ये जो आर मिनिमम होता है जिसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट टी व्हाट, तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, आर मिनिमम मतलब मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा आई मिनिमम। तो जिस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है उसका आई मिनिमम लेना पड़ेगा, डिवाइड बाय एरिया करना पड़ेगा। तो मैंने कंसिडर किया आई सेक्शन कंसिडर किया, ये वाली हुई इसकी वाई एक्सिस, ये वाली हुई इसकी जेड एक्सिस। और हमें पता है कि आई सेक्शन की जो वाई वाई एक्सिस होती है, इस वाई वाई एक्सिस के अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे आई वाई वाई जो होता है, ये आई वाई वाई आई जेड जेड से क्या होता है, आई जेड जेड से मिनिमम होता है। इसका मतलब आई मिनिमम क्या आया, आई वाई वाई आया। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई मिनिमम आया आई वाई वाई, सो देयरफॉर आई वाई वाई डिवाइड बाय इस आई सेक्शन का एरिया जो हमें स्टील टेबल में दिया जाता है। तो आई वाई वाई डिवाइड बाय एरिया करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, आर मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ क्या रे, रिपीट करके बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ क्या? राइट। अब एक पॉइंट सर एक बार और। हाँ बोल बोल लवकर बोल। सर वो आई वाई वाई का आय वाय वाय का रे, आता जर तू या ॲक्सिसच्या अबाउट जर मुवमेंट ऑफ इनर्शिया जर काढली तर ती मुवमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसच्या अबाउट काय होईल, किंवा याला सोपं सोपं समजू शकतो आपण। सोपं कसं समजतो आपण, हे बघा ही वाली ॲक्सिस आहे, मुवमेंट ऑफ इनर्शियाचा मिनिंग काय होत असतो तुम्हाला माहित असायला पाहिजे। समजा ही कोणती ॲक्सिस आहे आपली, वाय वाय ॲक्सिस आहे। या वाय वाय ॲक्सिसच्या आजूबाजूला जर एरिया बघितला ना तुम्ही, या वाय वाय ॲक्सिसच्या आजूबाजूला जर एरिया बघितला तर एरिया खूप कमी पसरलेला आहे। तर जर एरिया कमी पसरला असेल तर मुवमेंट ऑफ इनर्शिया पण काय असतो, इनर्शिया म्हणजे वेट, इनर्शिया म्हणजे काय रे, इनर्शिया म्हणजे मास किंवा एरिया। आता या ॲक्सिसच्या आजूबाजूला एरिया कमी पसरलेला आहे, त्यामुळे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम असणार आहे। म्हणून आय वाय वाय काय असतो, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या वाय ॲक्सिसच्या अबाउट असणार आहे। ठीक आहे, तो ही वाली बात आपल्याला आय एस कोड भी सांगते, तुम्हाला आय एस कोडच्या पेज नंबर 8 वरती मिनिमम कोणती ॲक्सिस असते काय असते सगळं दिलेलं आहे। ठीक है, आता गम्मत बघा, आता तुम्ही जर बघायला गेलात तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास आई सेक्शन इस तरीके से, तो ये वाला आया हमारा आई सेक्शन, तो ये आई सेक्शन आया इस तरीके से। अब देखो बात, ये आई सेक्शन इस तरीके से, तो ये जो आई सेक्शन होगा इसकी वाई एक्सिस है, इसकी जेड एक्सिस, तो वाई वाई एक्सिस और ये जेड जेड एक्सिस आई सेक्शन में आई वाई वाई हमेशा कम होता है किससे, आई जेड जेड से। तो आई सेक्शन में मिनिमम आई मिनिमम क्या होगा, आई सेक्शन में आई मिनिमम क्या होगा रे, आई सेक्शन में आई मिनिमम क्या होगा, आई वाई वाई, क्या होगा, आई वाई वाई। तो ये नोट करके आप लिख लो, ये तो लगेगा आपको। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हमारे पास एंगल सेक्शन भी होता है, इस तरीके से एंगल सेक्शन होता है हमारे पास। और ये जो एंगल सेक्शन होता है, इस वाले एंगल सेक्शन में हमने क्या देखा था, तो इस वाले एंगल सेक्शन में हमारे पास ये वाली एक्सिस होती है, कोई सी, ये देखो ये काटने के बाद ऐसी भी एक्सिस होती है, कोई सी वाली मेरे एरो से जो बता रहा हूँ मैं, ये वाली एक्सिस, तो ये होती है हमारी वी एक्सिस और ये होती है हमारी यू एक्सिस। तो इस वाले केस में आई वी ये जो होता है हमारा, ये होता है आई मिनिमम, और आई यू जो होता है ये होता है हमारा आई मैक्सिमम। ठीक है, इन दोनों तरह की, नहीं तो आप जब आप इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो ये मिनिमम मिलेगा इस यू वाली एक्सिस से भी। तो इस वाले ये सब कितनी एक्सिस दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, 4। ये होगी हमारी वाई वाई एक्सिस कंसिडर करके चलो, ये वाई वाई एक्सिस, ये जेड जेड एक्सिस, तो वाई वाई एक्सिस, जेड जेड एक्सिस, यू एक्सिस, वी एक्सिस, ये चारों एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाला, पर वी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा आपको कम दिखाई पड़ेगा। तो वी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। तो ये वाली बात मैंने जनरल जानकारी आपको दे दी। पॉइंट क्लियर झाला का सांगा रे, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ते काही गरजच नाही तुम्हाला, हे सांगतो तुम्हाला मी जे सांगतोय फक्त कन्सेप्ट सांगतोय, जिथं मी भर द्यायला सांगेल तिथं तुम्ही लक्ष द्यायचं। आतापर्यंत लक्ष देण्यासारखं काही होतं, काहीच नव्हतं। ठीक आहे, आता आपण जाऊया पुढे, आता लक्ष द्या रे। अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसा
एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशो, इसके आपको बोलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशो इसके बारे में लिख के बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशो इसके बारे में आपको लिखने को बोलेगा। तो आपको आप क्या करोगे, पेज नंबर 20 पे IS कोड आपके पास होगा तो ओपन करके देखो पेज नंबर 20, ठीक है। तो पेज नंबर 20 पे जाओ जल्दी से, और पेज नंबर 20 पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू बताई हुई है, लैम्बडा मैक्स। तो जब क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में लिख के बताओ, तो आपको पेज नंबर 20 पे जाना है और वो जो टेबल होगा वो देख देख के जल्दी से लिख लेना है, ठीक है। कोई सा टेबल होगा आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कहाँ पे, एक मिनट ना, तो ये वाला टेबल पेज नंबर 20 पे मिला क्या रहा आपको टेबल? यस सर। हाँ, तो देख लो जल्दी से। तो पेज नंबर 20 कि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशो, ये वाला टेबल पूरा अच्छे से लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगी। एक तो आप इसको एक्सपांड करके लिखो, मतलब किस तरीके से, पहला पॉइंट, मेंबर कैरिंग द कंप्रेशर लोड रिजल्टिंग फ्रॉम द डेड लोड एंड इम्पोज लोड हैव मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो इज इक्वल टू 180। इस तरीके से आप एक्सपांड करके लिख सकते हो। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो के ऊपर जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगी तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या पॉइंट रहे बोलो जल्दी से, क्लियर? हा प्रश्न लिहिता येईल का? बघून बघून लिहायचंय परीक्षेमध्ये उद्या. क्लियर झालं का हे? चलो आगे, यस सर। आगे चलो। यस अगला सर। पॉइंट, अब अगला पॉइंट होगा हमारा डिजाइनिंग का। तो अभी हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री करो डिजाइनिंग में, ठीक है। तो देखो अभी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटना होगा, ठीक है। मतलब मैं पूरा कंसेप्ट जब निकालने को जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो मैं आपको कल क्या आएगा इस पे ज़्यादा, मतलब इस पे ज़्यादा क्या करता हूँ, तो इस पे ज़्यादा मैं मतलब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको हम देख लेंगे। अब देखो पॉइंट कौन सा, तो यूलर नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने हमने क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला बताया था। तो क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या था, PCR क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई आई मिनिमम, पाई स्क्वेयर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वेयर, एल इफेक्टिव का स्क्वेयर। सो देयरफॉर PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई आई मिनिमम एल ई इफेक्टिव का स्क्वेयर। ऐसा फॉर्मूला यूलर ने बताया था। सो ये हुआ हमारा क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला। क्रिपलिंग लोड PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई आई मिनिमम एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। आगे, अब ये तो लोड हुआ, PCR क्या हुआ, लोड हुआ। अब लोड को जब हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमको स्ट्रेस मिल जाती है। तो FCR मतलब क्रिपलिंग स्ट्रेस। तो FCR का फॉर्मूला क्या निकालूंगा मैं निकालूंगा इस तरीके से, पाई स्क्वेयर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये हुआ हमारा PCR। इसको जब आप एरिया से डिवाइड करते हो तो आपको FCR मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक कहानी क्लियर हुई क्या रे? तो FCR इज इक्वल टू पाई स्क्वेअर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वेअर इंटू एरिया। हे लिहिलं का तुम्ही? सांगा पटकन रे, लिहिलं का हे FCR चा फॉर्म्युला? हा लिहिला. तो FCR चा फॉर्म्युला लिहिला जो मी इथं लिहितो, ठीक आहे. सो FCR इज इक्वल टू पाय स्क्वेअर ई आई मिनिमम डिवाइड बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना होगा, अभी देखो FCR तो मैंने निकाल लिया। आप लोग सोचो कि हमारे पास लैम्बडा होता है, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला हमने देखा था, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाय आर मिनिमम, एल इफेक्टिव डिवाइड बाय आर मिनिमम। इस तरीके का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब बात देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट ना, सो ए इंटू आर मिनिमम, एक मिनट। सो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे जाके आपको ये FCR का फॉर्मूला यूज़ करने का है, तो आपने ये ऐसे ही रख लो, ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से ही रख लो। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अबे आगे जाके एक स्लेंडरनेस रेशो निकालनी पड़ती है जिसका नाम होता है नॉन स्लेंडरनेस रेशो या इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो, जिसको मैं लैम्बडा के ऊपर ऐसा बार करके बताता हूँ। सो नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशो या इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो लैम्बडा बार इज इक्वल टू, किस तरीके से निकालता हूँ तो देख लो, लैम्बडा बार इज इक्वल टू, इस लैम्बडा बैल की वैल्यू किस तरीके से निकालता हूँ मैं, लैम्बडा बार इज इक्वल टू FY डिवाइड बाय FCR रेस्ट टू पावर 1/2 मतलब अंडर रूट में। ये वाला फॉर्मूला आपको लगने वाला है।
तो लैम्बडा बार मतलब नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशो या इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो इज इक्वल टू FY डिवाइड बाय FCR। इसका जो रेशो होता है इसको बोलते हैं हम नॉन डायमेंशनल स्लेंडरनेस रेशो या क्या बोलते हैं इसको हम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो, ठीक है। और उसमें FY क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस, और FCR क्या होती है, ये FCR क्या होती है हमारी क्रिपलिंग स्ट्रेस। क्रिपलिंग स्ट्रेस कितनी होती है मैंने आपको एक बता दिया तो फॉर्मूला, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला हमारे पास क्रिपलिंग स्ट्रेस का होता है, ठीक है। आगे, अब आगे क्या, तो आगे हम डायरेक्टली अब डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल देखेंगे। अब देखो बात क्या होती है, डिजाइनिंग करने के लिए आपको जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और कल भी ये क्वेश्चन 100% श्योर आने वाला है। 10 मार्क्स के लिए या 6 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और ये वाला सिंपल क्वेश्चन है हमारा, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आएगा देख लो। सबसे पहली बात कौन सी, हमारे पास बकलिंग कर्व जो होती है, बकलिंग कर्व होती है हमारे पास, क्या होती है हमारे पास, बकलिंग कर्व। ये बकलिंग कर्व कहाँ पे मिलेगी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बकलिंग कर्व जो होती है हमारी, इस बकलिंग कर्व के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर, शायद 1 मिनट, 44, तो पेज नंबर आप लोग जाओ 35 पे, जल्दी से जाओ, पेज नंबर 35 पे जाओ जल्दी से। गेले का रे, IS कोड जवळ ठेवा। पेज नंबर 35 पे जाने के बाद आपको बकलिंग क्लास मिल जाएगी। तो आपके पास बकलिंग क्लास होगी, तो बकलिंग क्लास होती है आपके पास, बकलिंग क्लास और अल्फा, बकलिंग क्लास और अल्फा, इसका आपके पास टेबल होगा। तो बकलिंग क्लास का यूज करके आप लोग क्या करते हो, अल्फा की वैल्यू ले लेते हो। हमारे पास बकलिंग क्लास करीब से करीब 4 बकलिंग क्लास होते हैं, ABCD। बकलिंग क्लास ए में जो भी मेंबर आएगा, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, जो भी सेक्शन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि आई सेक्शन का बकलिंग क्लास ए है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आई सेक्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो लक्षात ठेवा मी काय बोलतोय बरं का, जर मी तुम्हाला असं बोललो की हा आय सेक्शन आहे आणि या आय सेक्शनचा बकलिंग क्लास ए आहे, तर ए बकलिंग क्लास आहे याचा अर्थ काय बरं का, की हा आय सेक्शन खूप परफेक्ट है, काय हा परफेक्ट है, तो खूब ज़्यादा परफेक्शन है इसमें। तो परफेक्शन है, परफेक्शन कहाँ पे, जब आप लोग इस आई एस सेक्शन को, इंडियन स्टैंडर्ड का जो हमारा आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन को आप लोग जब कंपनी में बनाते हो तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी को कंट्रोल किया है आपने, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, परफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो ए क्लास का मीनिंग होता है कि परफेक्शन अच्छी है, बी क्लास का मीनिंग होगा कि थोड़ी परफेक्शन कम है, सी का मीनिंग होगा कि परफेक्शन बहुत ज़्यादा कम है, और डी का मीनिंग होगा कि ये इम्परफेक्शन है, मतलब इसमें बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं था। तो कंपनी में जब बनाया था तो क्वालिटी कंट्रोल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, इसकी वजह से इम्परफेक्शन फैक्टर डी, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या रे। पेज नंबर 35 वरती टेबल नंबर 7 तुम्हाला दिसला का, सांगा पटकन। क्लियर, क्लियर झालं का आप लोग, देखो। यस सर। हां ठीक आहे, आप बात देखो, आता सगळ्यांनी पेन घ्या आणि सगळ्यांनी वही घ्या, हे जे मी सांगतोय पटपट लिहून घ्या, ठीक है। तो देखो, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालो, क्या निकालो, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालो। हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के आपके पास आई सेक्शन के कॉलम होते हैं। मैं रिपीट करूँ, सांगतो व्यवस्थित जाएगा। हमारे पास स्टील टेबल होती है, आपने बोला बराबर, तो ठीक है, हमारे पास स्टील टेबल है। स्टील टेबल में आई सेक्शन होती है हमारे पास, आपने बोला बराबर, ठीक, तो आई सेक्शन भी हमारे पास। आई सेक्शन में डिफरेंट टाइप के आई सेक्शन भी होते हैं, ISM भी होगा, ISH भी होगा, जूनियर बीम होगा, तो डिफरेंट टाइप के आई सेक्शन भी होते हैं, ये भी बात बराबर है। तो आप क्या बोलते हैं हमको कि ये जो आई सेक्शन आप लोग ले रहे हो, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी चेक करो, कि ये जो आई सेक्शन कंसिडर किया मैंने, ISMB 300, तो आपको क्या बोलते हो कि ये ISMB 300 ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड ऊपर से ले सकता है, ये आपको निकालना होता है। 4 मार्क्स के लिए आएगा, 6 के लिए आएगा, या तो 10 के लिए आएगा, पर ये किस तरीके से करना चाहिए, इसकी डिझायनिंग स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। मी जो सांगतोय तो प्रश्न तुम्हाला कळाला का, प्रश्न कळाला का, यस सर। राइट। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका तो लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो देखो, आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, FCD निकालना पड़ेगा। अब FCD निकालना पड़ेगा, इसकी डिज़ाइन स्टेप मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी होती है, सबसे पहली वाली स्टेप, FCD का फॉर्मूला। तो FCD, फर्स्ट स्टेप FCD, इसको बोलते हो आप लोग डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे लिखता हूं मैं, FCD इज इक्वल टू डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू